ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जब मैं बोलती हूँ तो आपको क्या याद आता है, कौन से दो मॉलिक्यूल्स? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का मेन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था यूनिट 1 में? इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएनए, खुद से नहीं, अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएनए। तो हमने दो मेन फंक्शन याद रखने हैं, एक डीएनए का, इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट आल्सो पासेस ऑन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आरएनए का क्या होता है? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएनए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, क्लियर? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है, प्लीज नो टॉकिंग। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब मैंने क्या बताया? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों डीएनए भी और आरएनए भी दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दोनों पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स होते हैं तो इनका कोई ना कोई मोनोमेरिक यूनिट होगा, कोई ना कोई मोनोमर्स होंगे। वो मोनोमर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के रेपिटेशन से बनते हैं। इतनी बात आ गई समझ? ठीक है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए स्पेसिफिकली होता है पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए होता है पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड। यानी कि डीएनए का मोनोमेरिक यूनिट अगर मैं स्पेसिफिक होकर बोलूं तो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मोनोमर्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए का मोनोमर राइबोन्यूक्लियोटाइड। इतनी बात आ गई समझ? यानी कि डीएनए क्या होगा? पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए क्या होगा? पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब जो मैं बार बार न्यूक्लियोटाइड्स बोल रही हूँ, चाहे वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है चाहे वो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, होता क्या है न्यूक्लियोटाइड? इसको समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि डीएनए और आरएनए दोनों क्या है? पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। लेकिन अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, इसे समझते हैं। तो ये डायग्राम देखो, ये स्ट्रक्चर देखो। हर न्यूक्लियोटाइड जो कि मोनोमेरिक यूनिट है हर न्यूक्लिक एसिड का, उसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड के फर्दर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। ये देखो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो सेंटर में है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। हर न्यूक्लियोटाइड में एक होती है पेंटोज शुगर। पहला कंपोनेंट क्या होगा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 5 मेंबर्ड रिंग वाली शुगर। डीएनए के अंदर वो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के अंदर होती है राइबोज। ठीक है। हर न्यूक्लियोटाइड में पहला कंपोनेंट शुगर। कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के अंदर राइबोज। अब स्ट्रक्चर देख लो एक बार डिटेल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर का। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 ही कार्बन है ना। इसमें सेकंड पोजीशन पे देखो कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? हाइड्रोजन एटम। राइबोज शुगर जो आरएनए में होती है उसमें सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन के बजाय क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्क्रीन चली गई, वेट। विजिबल है? राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। नो टॉकिंग प्लीज।
राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? OH। जहां पे H दिख रहा है ना आपको डीऑक्सी राइबोज में सेकंड पोजीशन पे, उसके बजाय क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। तभी तो डीऑक्सी राइबोज का नाम क्या पड़ा? डीऑक्सी राइबोज। एक ऑक्सीजन कम राइबोज के कंपैरिजन में। आप दोनों अलग अलग बैठो, सेकंड बेंच खड़े हो जाओ बेटा। वहां पे बैठ जाओ। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी राइबोज में क्या होगा? हाइड्रोजन। और राइबोज में क्या होगा? OH। अब कोई फोन नहीं है तुम्हारे पास? ओके, आगे बात समझ। अभी पूछूंगी तुम लोग से। सेकंड कंपोनेंट हर न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट ग्रुप। डीऑक्सीराइबोज की एक बार फिफ्थ पोजीशन देखो, क्या लगा हुआ है? CH2OH लगा हुआ है ग्रुप CH2OH। इस फिफ्थ पोजीशन के साथ क्या अटैच्ड होता है? फॉस्फेट ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इस फिफ्थ पोजीशन पे क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के अभी दो कंपोनेंट्स तुम्हें क्या पता लगे? पहला पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या अटैच्ड होगा शुगर पे? फॉस्फेट ग्रुप। इतना हो गया। और शुगर की फर्स्ट पोजीशन पे देखो क्या अटैच्ड है? बेस, नाइट्रोजिनस बेस, जो येलो में हाईलाइटेड है ना, नाइट्रोजिनस बेस। इतनी बात आई समझ? मैंने अभी तक क्या बताया है कि डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमर्स होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। यानी कि डीएनए और आरएनए का मोनोमर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? ये OH और H मिलके ना वाटर की फॉर्म में लूज हो जाते हैं और वो फिफ्थ पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाता है बेस। सबसे पहली बात, न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। पहला पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। क्या फर्क है दोनों में? सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन एटम होगा और राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इतना हो गया। और हाँ जी, फिर इस शुगर के साथ फिफ्थ पोजीशन पे क्या अटैच्ड होगा? हमेशा फॉस्फेट। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा? बेस। अब बेस को समझते हैं, ये बेस क्या होता है? बेसिस बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब समझ लेते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या हैं। इसमें थोड़ा सा मेरे को ये देखो, प्यूरिन्स देखो कैसे हैं। डबल मेंबर्ड रिंग दिख रही है प्यूरिन्स में, 2 रिंग्स है ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन्स का। अभी आई नहीं? आ गई? प्यूरिन्स में कैसी होती है? डबल मेंबर्ड रिंग। कैसी होती है? डबल मेंबर। और 9 मेंबर्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 9 मेंबर्स। दिख रहे हैं ना, नंबरिंग 9 तक है। पिरिमिडिन्स में देखो सिंगल मेंबर्ड रिंग है। और कितने मेंबर्ड रिंग है टोटल? 6 मेंबर्ड। तो जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेस, जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, वो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 9 मेंबर्ड रिंग है, पिरिमिडिन्स 6 मेंबर्ड रिंग है। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इतनी बात होगी। अब जो ये प्यूरिन्स होते हैं, ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन represented by कैपिटल A एडेनिन के लिए और ग्वानिन के लिए कैपिटल G। हाँ, प्यूरिन के टाइप्स हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है। और पिरिमिडिन्स देखो 3 तरह के दिखा रखे हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन, represented by their initial letter, कैपिटल लेटर। इतनी बात हो गई? आई क्लियर? हो इस बात समझ? प्यूरिन्स 2 तरह के, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन्स 3 तरह के, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन। अब बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए में कौन से प्यूरिन्स होते हैं और कौन से पिरिमिडिन्स होते हैं। डीएनए के अंदर जो 4 बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। यूरेसिल नहीं होता, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता।
डीएनए के अंदर कौन से 4 बेस मिलेंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए के अंदर 4 बेस कौन से मिलेंगे? उनमें थायमिन नहीं मिलता, यूरेसिल मिलता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। फिर से सुनो, डीएनए के अंदर 4 बेसिस AGCT। कौन से? AGCT। और आरएनए के अंदर AGCU। मतलब AGC दोनों में कॉमन है, डीएनए और आरएनए में दोनों में ये बेसिस कॉमन है। I hate when somebody disturbs me during the class. Beat anyone. ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। डीएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस? AGCT और आरएनए में AGCU। इतना हो गया। AGC दोनों में कॉमन, थायमिन के बजाय आरएनए में यूरेसिल। ठीक है, क्लियर। यानी कि अब ये न्यूक्लियोटाइड का आपको अच्छे से पिक्चर समझ आ रही है। आरएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड आएगा तो बीच में कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज लिखी है, ये डीएनए के लिए लिखी है। अगर आरएनए होगा तो कौन सी शुगर होगी? राइबोज। डीऑक्सीराइबोज के बजाय बेस कौन कौन से हो सकते हैं? बेस 4 में से कोई एक होगा। 4 में से कोई एक बेस, यानी कि चारों एक ही न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होंगे। नो, एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक बेस। नहीं आ रही? वेट, अब आ जाएगी। आ गई? ठीक है, अब मतलब कि आप लोग को एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें कौन कौन सी हैं, 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पेंटोज शुगर। डीएनए में कौन सी? डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। दूसरा फॉस्फेट, दोनों में कंपोनेंट कॉमन, डीएनए में भी आरएनए में भी। थर्ड कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, कोई एक, कोई एक। अब डीएनए में वो कौन सा एक हो सकता है? कौन 4 में से एक हो सकता है? ए, जी, सी और टी में से कोई एक होगा। और आरएनए में ए, जी, सी, यू में से कोई एक होगा, एक न्यूक्लियोटाइड में। क्लियर? डन? ओके। अब हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सिंपल 3 तरह से क्वेश्चन, आंसर सेम है। क्या आएगा? एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। या फिर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्यों बोला? क्योंकि वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले ये प्रपोज किया था मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ डीएनए। डीएनए पे कुछ स्टडीज हुई, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आया, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। हाँ जी, इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। मैं यस यस यस, डायग्राम अभी दिखाती हूँ मैं, अभी मैं शो करती हूँ। अभी एक्सप्लेन कर दूं कि है क्या ये चीज, उसके बाद डायग्राम से ही मैं शुरू करूँ। डायग्राम को ही एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम मेन पॉइंट्स रीड करेंगे। तो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले प्रपोज किए थे ये पॉइंट्स डीएनए के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, की डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसलिए उन्हीं के नाम पे क्या बन गया ये मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। दूसरा क्या बोल रहे हैं इन्हें? स्ट्रक्चर ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बी फॉर्म क्यों बोला? एक्चुअली डीएनए अलग अलग कंडीशंस में, यानी कि जब पीएच की कंडीशंस चेंज होती हैं, टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज होती हैं, या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए के ना अलग अलग फॉर्म्स होती हैं अलग अलग कंडीशंस में, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी, डी, ई, जेड।
हमारे सेल्स के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म होती है बी फॉर्म। तो वॉटसन और क्रिक ने कौन से मॉडल को एक्सप्लेन किया? बी फॉर्म ऑफ डीएनए, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो अभी हम बी फॉर्म को मैम पढ़ेंगे। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यही पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर ऑफ मैम डीएनए ऐसा ही होता है। हाँ जी बोलिए। मैम कोई किक कर रहा है भाई ऐसे मत करो, कोई छोटे बच्चे थोड़ा ना हो तुम और लोग कि एक ही अटेंडेंस भी बात बना बोलोगे। दिया। भाई ऐसे बच्चों को भाई परेशान मत करो। यू आर ग्रोन अप नाउ, कॉलेज स्टूडेंट्स नाउ, बी सिंसियर। तो हमारे सेक्शन में तो ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती थी। अभी आने लगी मैम। भाई वेरी बैड, अगर ऐसे भी कर रहे हो वेरी बैड। यू नो कि टीचर इज हेल्पलेस, भाई वो तो अपनी क्लास लेगा, ये कौन सॉर्ट आउट करेगा? दिस इज वेरी बैड। इफ यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, वेरी बैड। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए समझने के लिए ये जो सेकंड वाला डायग्राम दिख रहे हैं आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। ये हेलिक्स डायग्राम, जो हेलिकल वाला स्ट्रक्चर है, मिडल वाला देख रहे हो? एक तो स्ट्रेट लैडर वाला स्ट्रक्चर है, एक जो उसके साथ वाला स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सिंप्लीफाइड है। उसमें हमने इस लैडर को थोड़ा खोल दिया, स्ट्रेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो समझते हैं कि क्या होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स। यानी कि डीएनए हैज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। द 2 स्ट्रैंड्स आर हेलिकली बाउंडेड अराउंड ईच अदर। एक दूसरे के अराउंड, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड क्या है? ट्विस्टेड है, हेलिकली, स्पाइरली। सबसे पहले क्या पॉइंट्स लिखोगे? डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। The 2 strands, they are not straight, they are helically wound around a common axis. ठीक है, to form a double helical structure. इतना हो गया। फिर एक और चीज देखो, यहाँ पे ना लेबलिंग करी हुई है दोनों स्ट्रैंड्स में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरे स्ट्रैंड में लिखा हुआ है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब है कि the 2 strands are anti-parallel. The 2 strands are एंटी पैरेलल। पैरेलल होते तो कैसा होता? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होते दोनों, या 3 प्राइम टू 5। एक कैसा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा कैसा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका क्या मतलब है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। दो आपसे बीच में से कोई नहीं पूछने वाला, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि 5 प्राइम 3 प्राइम का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी इस टॉपिक के बाद डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए समझो कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब एक रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और दूसरा रन करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। सबसे पहले 3 बातें बताई। डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों स्ट्रैंड्स हेलिकली बाउंडेड है अराउंड कॉमन एक्सिस, और तीसरा द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बता दिया। उसके बाद जो ये लैडर की 2 साइड्स हैं, लैडर किस चीज की बनी हुई है? एक तो 2 साइड्स हैं और बीच में स्टेयर केसेस हैं, स्टेयर्स हैं ऐसे बनी हुई। पहले हम साइड्स की बात करते हैं। जो ये साइड्स हैं लैडर की, इन्हें बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे? बैकबोन ऑफ डीएनए। द बैकबोन ऑफ द 2 strands is made up of alternating units of sugar and phosphate. यानी कि जो ये साइड बनी हुई है किसकी बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ऑल्टरनेटिंग। दूसरा स्ट्रैंड भी कैसे बना हुआ है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं ना डीएनए, तो 3 कंपोनेंट्स हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। बैकबोन किसकी बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की। इतनी बात हो गई क्लियर? यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स शुगर फॉस्फेट, दूसरा भी शुगर फॉस्फेट एंड सो ऑन। डन। जो ये लैडर की स्टेयर्स हैं, इसकी बात करते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड है ना, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग तो नहीं है, आपस में कनेक्टेड है, तो कोई ना कोई बॉन्ड होगा। The 2 strands are connected to each other by hydrogen bonding between the bases. By hydrogen bonding between the bases. Bases रह गए थे ना, शुगर फॉस्फेट तो हो गया था, रह क्या गया था? bases. The base pairing between the hydrogen bonding between the bases holds the 2 strands together. अब ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी 2 बेसिस के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे। There are some base pairing rules. एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा।
A always pairs with T by 2 hydrogen bonds and G always pairs with C by 3 hydrogen bonds. बच्चे कई बार कैसे डिपिक्ट कर देते हैं, गलती क्या हो जाती है, A डबल बॉन्ड T, इसका मतलब क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. दिस इज रॉन्ग. आपको क्लियरली मेंशन करना है A is bonded to T via 2 hydrogen bonds, not covalent bonds. ठीक है. The two strands are held together by hydrogen bonding. A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इतना बता दिया. यानी कि अभी तक 5 पॉइंट्स हम लोग ने कर लिए. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार किसी से भी पूछ सकती हूँ. पहला पॉइंट, DNA is a double helical structure consist of 2 strands. एंटी पैरेलल होते हैं दोनों strands. One runs in 5' to 3' direction, another one runs from 3' to 5' direction. हम बात करेंगे बैकबोन किसकी बनी हुई है. The backbone of DNA, the backbone of the 2 strands is formed of sugar phosphate alternating units. और ये शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट. The 2 strands are held together by hydrogen bonding between the nitrogenous bases. The base pairing rules are as follows. A always pairs with T via 2 hydrogen bonds and G always pairs with C via 3 hydrogen bonds. पहले बैकबोन की बॉन्डिंग बता दी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बता दिया. डन, इतना हो गया. उसके बाद यू विल कम टू द मेजरमेंट्स. भाई डीएनए नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. इतना जरूर है कि एक स्ट्रैंड में अगर ए है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड में हमेशा टी मिलेगा. एक स्ट्रैंड में सी है तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके सामने हमेशा जी मिलेगा. लेकिन देयर इज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस. अलग अलग डीएनए एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, इसी सीक्वेंस में कि क्या सीक्वेंस है बेसिस की, क्या वो ए टी जी सी टी टी ए, कुछ क्या सीक्वेंस है. अलग अलग डीएनए डिफर इस बेसिस पे करते हैं. बने तो सभी न्यूक्लियोटाइड्स के हुए हैं. डिफरेंस क्या होता है अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स में, मेरे में या तुम्हारे या एनिमल्स के डीएनए में क्या डिफरेंस है, द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस. दिस इज व्हाट मेक्स देम डिफरेंट. डीएनए तो सब में है, बैक्टीरिया में भी है ना, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है. डिफरेंस भी कुछ नहीं है. डिफरेंस कहाँ आता है, द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए व्हिच वेरीज इन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट. अब बात करेंगे मेजरमेंट्स की. 4 पॉइंट्स लिखने हैं मेजरमेंट्स के. पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे पिच ऑफ द डीएनए हेलिक्स. पिच, PITCH. पिच का मतलब लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए. लेंथ ऑफ 1 टर्न का मतलब समझो. डीएनए आपको बताया हेलिकली ऐसे बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है. एक टर्न का मतलब डीएनए सपोज यहां से शुरू हुआ है, पूरा 360 डिग्री घूम के आया और यहाँ पे आके पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया. तो जहां से उसने 360 डिग्री घूमना शुरू किया था और जिस पॉइंट पे आके फाइनली वो 360 डिग्री घूम गया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ कितनी है. दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए या पिच ऑफ द हेलिक्स. कितनी होती है बी फॉर्म ऑफ डीएनए में, 34 एंगस्ट्रॉम. इट्स फिक्स्ड. बी फॉर्म ऑफ डीएनए में दिस लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 nanometer. Done. What is the pitch of the helix? Length of 1 turn of DNA. Done. उसके बाद हम करेंगे width की. Width of the DNA कितना होता है? It is 20 angstrom. कितना होता है? 20 angstrom. जो DNA के जो हेलिक्स हैं उसकी मैक्सिमम width कितनी होती है? 20 angstrom और 2 nanometer. और 2 nanometer. तीसरी बात, एक टर्न के अंदर जब डीएनए एक बार 360 डिग्री घूमा, जो लेंथ थी उसमें कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं. वो दोनों स्ट्रैंड्स कनेक्टेड है ना, दोनों घूम रहे हैं, बीच में बेस पेयर से कनेक्टेड है. तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स आते हैं, 10. कितने आते हैं, 10. बी फॉर्म ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर आते हैं एक टर्न के अंदर, 10. तो राइज पर बेस पेयर कितना हुआ, एक बेस पेयर की वजह से कितनी लेंथ ऊंची हुई, 34 एंगस्ट्रॉम जो पूरी लेंथ थी एक टर्न की अपॉन 10, 3.4 एंगस्ट्रॉम. क्लियर. तो ये 4 चीजें आप लोग को मेंशन करनी है मेजरमेंट से रिलेटेड. सबसे पहले पिच ऑफ द डीएनए, दैट इज द लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम. विड्थ ऑफ द डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम. नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न 10 एंड राइज पर बेस पेयर 34 upon 10, 3.4
एंगस्ट्रॉम। इतनी बातें हो गई क्लियर। उसके बाद आप बताओगे मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। यहाँ पे लेबल्ड है मेजर ग्रूव माइनर। मत देखो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, पूरा घूम रहा है 3D में घूम रही, तो अभी आपको 2D में दिखाया, लेकिन जब वो 3D में ऐसे घूमता है तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब दोनों बैकबोन्स, जब दोनों स्ट्रैंड्स फारदेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। जब वो फारदेस्ट डिस्टेंस पे हैं उस वाले ग्रुप को बोलते हैं मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं? मेजर ग्रुप। और जब वो क्लोजेस्ट है तब क्या बोलेंगे? माइनर ग्रुप। डन। तो ये 8-9 पॉइंट्स आपको इस मॉडल में लिखने होते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर तुम में से किसी से पूछ, ध्यान से सुन लेना, मेन पॉइंट्स बना लेना। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ये हेलिकल वाला डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। इसमें क्या क्या लेबल करना है, ये नहीं कि बना के ऐसे करके छोड़ दिया, नो। एंटी पैरेलल नेचर दिखाने के लिए यू विल लेबल इट 5 प्राइम 3 प्राइम और दूसरे को 3 प्राइम 5 प्राइम, जैसे इसमें लेबल करके दिखा रखा है। दूसरी बात, आप लिखो स्ट्रैंड को, किसी भी स्ट्रैंड को ऐसे लेबल करके लिखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि जो बैकबोन बनी हुई है किसकी बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट की, वो लेबल कर दो। बीच में टी के ऑपोजिट ए, सी के ऑपोजिट जी, इस तरह से बेस पेयरिंग दिखा दो जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो बीच में वो जो स्टेयर्स है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर मेजरमेंट्स को आप लेबल करो, एक टर्न को 34 एंगस्ट्रॉम, विड्थ को लेबल कर दो 20 एंगस्ट्रॉम, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें डायग्राम में आपकी लेबल्ड होनी चाहिए अच्छे से, उन्हीं को ही आपको पॉइंट वाइज मेंशन करना है। फिर से सुन लो क्या क्या लिखोगे। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, the two strands are bounded around a common axis, the two strands are anti-parallel to each other। उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। one runs in 5 prime, ये लिखो बात, one runs in 5 prime to 3 prime direction, another one runs from 3 prime to 5 prime direction। इतना करने के बाद फिर अब बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैकबोन, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की बॉन्डिंग। बैकबोन इज मेड अप ऑफ alternating sugar and phosphate units which are held together by phosphodiester bond, and the two strands are held together by hydrogen bonding। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूल्स मेंशन करो। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? 2 and 3 रिस्पेक्टिव। उसके बाद 4 पॉइंट्स मेजरमेंट्स के मैंने बताए, पिच, विड्थ, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न एंड राइज पर बेस पेयर, चारों चीजें मेंशन करी। लास्ट पॉइंट मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव, दैट्स इट, यू आर डन। ये 8 मार्क्स का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, ठीक है। आज हम लोग का 8 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है। लास्ट टाइम आप लोग का क्वेश्चन आया था फाइनल्स में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्या लिखोगे इसमें? बच्चे कंफ्यूज हो गए थे लास्ट सेमेस्टर में, क्या लिखना चाहिए इसमें? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैंने स्ट्रक्चर नहीं पूछा डीएनए का, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पूछे। तो सबसे पहले बताओ, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के फर्दर जो 3 कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करोगे, उनका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो आप लोग को क्या याद करना है, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, जरा सा डिफरेंस है, दोनों शुगर्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। दूसरा, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कॉमन है, वो तो आपको ऑलरेडी आता है। बेसिस में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बेसिस का स्ट्रक्चर कर लो, किसी एक प्यूरिन का और किसी एक पेरिमिडीन का स्ट्रक्चर आप लोग को लर्न करना है, बना करके देखना है, ताकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए यू कैन सेटिस्फाई द एग्जामिनर बाय एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर। आप बिना स्ट्रक्चर के भी बता सकते हो कि प्यूरिन्स होते हैं, पेरिमिडीन्स होते हैं, लेकिन वंस यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ना, यू गेट द ब्राउनी पॉइंट्स। समझ रहे हो? ऐसे कोई अलग से नहीं पूछेगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, कम ही आता है ऐसा क्वेश्चन, रेयरली। जब से मैं पढ़ा रही हूँ नहीं आया, लेकिन अगर बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को आप बताओ। शुगर होती है डीएनए और आरएनए में, पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। सेकंड, आप फॉस्फेट बता दो, दोनों में कॉमन होता है, एंड अटैच टू द 5th पोजीशन ऑफ द शुगर।
फिर बताओ नाइट्रोजनस बेस जो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स पिनिबिडिन्स, दोनों में डिफरेंस बता दिए, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, बता दिया कि डीएनए में कौन से 4 बेसिस होते हैं और आरएनए में कौन से 4 बेसिस होते हैं. दिस मेक्स योर आंसर कंप्लीट. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. ओके, ठीक है, समझ आया. इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. एक तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो आज मैंने कराया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. दूसरा जो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन आया था, इसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. व्हाट यू नीड टू डू इज आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे इस डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर का, और बेसिस में से आप कोई एक कर लो, प्यूरिन की किसी एक का स्ट्रक्चर और पिरिमिडीन में किसी एक का स्ट्रक्चर. दैट्स इट. अगर आप लिख सकते हो, दो पॉइंट्स ही तो हैं. वो 9 मेंबर रिंग होती है, वो 6 मेंबर रिंग होती है. जितना एक्सप्लेन करोगे अच्छी लेंथ बन जाएगी आंसर की. जितना आपको आता है लिख के आओ. ठीक है. अब क्या टाइम हो चुका है हम लोग का? हो गया. लेकिन एक जल्दी से कोई बच्चा मेरे को बता दो, मेरे को अच्छा लगेगा. दिस लास्ट गाय, तुम लोग दोनों बहुत बातें कर रहे हो, तुम लोग मौका ढूंढ रहे हो, तुम खड़े हो जाओ. तुम मेरे को बता दो